बच्चों नमस्कार। मैं सत्येंद्र सर और आज आपको हिंदी की क्लास में जो उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 वैकेंसियां आई हैं उनके लिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से हिंदी के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं उन्हीं को करा रहा हूं। तो इसके तहत मैं आज आपको पढ़ाऊंगा शब्द रचना। देखिए, जो हमारी भाषा है, भाषा में हमारा सबसे पहले हम बोलते हैं, क्योंकि जब हमारा कोई भी भाषा का आदान प्रदान सही हो जाता है, वो संप्रेषण पूरा हो जाता है। जैसे अलग अलग देश में अलग अलग भाषाएं हैं, उसी तरीके से हमारे यहाँ राजभाषा है वो तो वैसे हिंदी है, लेकिन आपको अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग, कहीं तेलुगु है, कहीं मराठी है, अलग अलग प्रदेशों में कहीं भोजपुरी है मिलेगी। तो मैं इसी के तहत आपको ये पढ़ाऊंगा शब्द रचना। देखिए, अक्षर किसे कहते हैं, तो जो हमने वर्णमाला में वैसे पढ़ाया था कि जो वह शब्द समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है। जब किसी भी भाषा को बोलने के लिए एक ही बार में अक्षर जो एक ही बार में यदि एक सांस में ही हम बोल सकते हैं, वो ही हमारा अक्षर होता है। जैसे उच्चारण हम करते हैं, उच्चारण करते समय जैसे हम बोलेंगे क, तो हम एक ही बार में बोल देंगे। इसको दो बार में नहीं बोल पाएंगे। एक ही बार में हमने बोल दिया क, तो ये हमारा क्या है, अक्षर है। तो वर्णमाला में जो जितने भी वो हैं वो अक्षर हैं या वर्ण हैं। उसी प्रकार से अब अक्षरों से मिलकर के जब अक्षर कई मिल जाते हैं, उसको मिलने से फिर आपका क्या बनेगा, शब्द। शब्द बनता है। जैसे हमने देखा अभी, जैसे ये है का, अब इसको, ये तो अक्षर हो गया, अब इसमें हमने म मिला दिया, इस पे का की जगह का बना दिया, तो अब हमारा ये क्या हो गया, काम। ये हमारा हुआ शब्द। तो देखिए, अक्षरों को मिलने से शब्द बनता है, और जब शब्दों को मिलाते हैं तो उससे एक वाक्य बनता है। तो इसी के तहत ये आपको शब्द किसे कहते हैं, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं या निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं। देखिए, ये निश्चित है कि सार्थक होने चाहिए। हमें जब वर्ड मिलते हैं तो उनमें सार्थक शब्द होने चाहिए। काम है ये, देखिए काम है तो ये इसका अर्थ भी है। ऐसा नहीं है कि आपने बिना अर्थ के ही बना दिया, तो वो सार्थक शब्द नहीं है, तो वो शब्द में श्रेणी में नहीं आएगा। इसलिए जिसका सार्थक शब्द है और जिसका निश्चित अर्थ है, तो वही आपका शब्दों की श्रेणी में आता है। उसके बाद देखिए, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, देखिए इनको भी कई उसमें बांटा गया है और ये प्रश्न बहुत आते हैं। हर परीक्षा में इससे प्रश्न आते हैं, शब्द रचना से निश्चित प्रश्न आते हैं और आपकी भी परीक्षा में ये प्रश्न आएंगे। रूढ़ शब्द, जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो तथा मूल रूप से व्यवहार में लाए जाए, उसे ही हम रूढ़ शब्द कहेंगे। देखिए, आप समझने का प्रयास करिए कि जो शब्द एक अर्थ विशेष, मतलब जिस शब्द का एक अर्थ हो और मूल रूप से व्यवहार में लाया जाए। देखिए, मैं अभी बता रहा था कि यदि निरर्थक शब्द है, निरर्थक शब्द है, वो तो किसी व्यवहार में नहीं आएगा, कोई उसको जानेगा नहीं। हम यदि
कोई निरर्थक शब्द बोले तो उसका अर्थ ही नहीं है, व्याकरण में कहीं नहीं मिलता है, हिंदी में कहीं मिलेगा ही नहीं, तो उसका अर्थ क्या होगा? अर्थ वही उसी का होगा, जो निश्चित अर्थ उसी का होगा कि जिसको हम व्यवहार में लाते हैं, रोजमर्रा के कामों में लाते हैं। जैसे हम बोले कुर्सी, हमने बोला कुर्सी, तो जैसे ही कुर्सी हम बोलेंगे वैसे ही हमारे माइंड में इमेज बन जाएगा। तो जाकर के वो कोई बोलता है कि भाई कुर्सी ले आना, तो आप निश्चित है कि आपके दिमाग में इमेज बना, और इमेज बना तब जाकर के आप गए तो वो कुर्सी ही लेकर आए। यदि उसके बदले में कुछ और बोल दे, निरर्थक बोले आओ, तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो जिन शब्दों से हमारा इमेज बनता है और जो निश्चित रूप से है, जैसे फूल आपने देखे, तुरंत बता दोगे आप ये फूल है। पेन है, ये पेन है, मार्कर है, और इसको क्योंकि जैसे ही मार्कर बोलेंगे, जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं और आपसे बोला कि जाओ मार्कर ले आओ, तो यदि आप जानते हैं व्यवहार में है आपके में, तो जाकर के मार्कर ले आएंगे। अन्यथा की स्थिति में कहेंगे ये क्या चीज होती है। तो आपके जैसे ही हम शब्द बोलेंगे, उससे आपके दिमाग में क्या बनेगा? इमेज बनेगा कि मार्कर ऐसा होता है। चाहे कितनी भी चीजें रखी हों, और आप उस इमेज को आपके दिमाग में है कि मार्कर मंगाया है और मार्कर की इमेज आपके दिमाग में है, तो जाकर के मार्कर ले आएंगे। तो ऐसे जो शब्द जिनके इमेज बनती है आपके दिमाग में और सार्थक हैं, वो शब्द कैसे होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं, वही रूढ़ शब्द होंगे। उसके बाद है आपका यौगिक शब्द किसे कहते हैं? प्रश्न आता है कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं। इसके बाद में आपको लिस्ट भी डालूंगा पूरी पढ़ाई के लिए, ये जितने शब्द हैं कि रूढ़ शब्द में कितने आते हैं, यौगिक में देसी विदेशी जितने भी शब्द हैं, संकर शब्द हैं, वो अलग से मैं एक क्लास लूंगा, उनमें आपको पूरे शब्द पढ़ाऊंगा। तो देखिए, फिलहाल मैं इतना आपको समझा दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे, आप खुद ही डायग्नोसिस कर लेंगे कि कौन से शब्द कौन से हैं। तो इस तरीके से यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों। तो जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत मैं बताऊंगा, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं वही यौगिक शब्द होते हैं। जैसे देखिए, हिम धन आलय, तो इसका क्या शब्द होगा? हिमालय। प्रधान धन मंत्री, तो इसका क्या होगा? प्रधान मंत्री। तो इसके अंतर्गत मैं आपको सीधा बताना चाहूंगा कि जो यौगिक शब्द हैं, इनके अंतर्गत जितनी संधि हैं, संधि का पाठ पढ़ाऊंगा, तो जो संधि होती हैं, दो अक्षरों से मिलकर बनती हैं, वो सारे शब्द यौगिक शब्द ही होते हैं। ये कह सकते हो कि संधि वाले जो जितने शब्द हैं वो यौगिक शब्द होते हैं। तो इस तरीके से आपके प्रश्न आएंगे। उसके बाद है योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए, जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बने हों परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध कराते हैं। देखिए, यौगिक शब्द भी वही होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं, तो वो यौगिक शब्द हो गए। लेकिन योग रूढ़ शब्द भी ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर तो बने हैं, परंतु उनका अर्थ विशेष बोध कराता है। यानी एक अर्थ है जो विशेष बोध कराता है आपको। जैसे देखा है चारपाई, चारपाई है,
जैसे ही आपसे चारपाई कहा जाए तो आपके दिमाग में सीधा इमेज बना कि क्या लाना है, खाट। चारपाई का अर्थ हो गया खाट। अच्छा, चार पाए हों जिसके, चार पाए हों जिसके, वो हो गई चारपाई। अच्छा, चार पाए तो कुर्सी के भी हैं, लेकिन आपके चारपाई कहते ही चार पाए तो गाय के भी है। तो आपको जैसे ही चारपाई कहा गया तो आपके दिमाग में इमेज बना और सीधा सीधा आप चारपाई ही लाएंगे, खाट। तो ऐसे विशेष अर्थ, जैसे यानी कहने का मतलब विशेष बोध कराते हैं, दो शब्दों से तो मिले हैं लेकिन उसका बोध विशेष बोध कराते हैं, उससे संबंधित और चीजें वो नहीं रहती हैं। पर्टिकुलरली जो विशेष बोध कराते हैं उसी को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उसके बाद है समास। समास रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? सामयिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया है। देखिए, ये सामयिक शब्द हैं लेकिन उनके अर्थ भी हैं, रूढ़ हैं। जैसे हमने इधर बोला सीधा चारपाई, तो सीधा मतलब आपके मेज बन गया। इसी तरीके से सामयिक रूढ़ में जो बोलते हैं हम, शब्द तो है लेकिन उसका अर्थ कहीं और जाता है, उसका अर्थ कहीं और जाता है। जैसे बोला दशानन, दशानन बोला तो आपका इसका दशानन का अर्थ कहां जाएगा? 10 हैं सिर जिसके। दशानन का क्या होगा? 10 हैं सिर जिसके। किसके लिए गया ये शब्द? रावण के लिए। ये शब्द गया सीधा कहां के लिए? रावण के लिए। ये कहां जोड़ रहा है आपको? बहुब्रीहि समास में। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शंकर के लिए। तो इस तरीके से जो सामयिक शब्द तो बने हैं, अर्थ रूढ़ हो गया है। जैसे तो इनका शब्द तो ये बोल रहे हैं लेकिन इसका अर्थ दूसरा निकलता है, उनका अर्थ दूसरा होता है। ऐसे जो शब्द होते हैं वो होते हैं समास रूढ़ शब्द। अब आइए, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? देखिए, तत्सम शब्द जो संस्कृत, जो शब्द संस्कृत में ज्यों के त्यों लिए गए हैं, जैसे संस्कृत भाषा के शब्द हैं और सीधे जैसे के वैसे ले लिए गए हैं, तो वो शब्द तत्सम शब्द होंगे। जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र, है ना? तो ये शब्द सीधे सीधे आपके संस्कृत भाषा से ले लिए गए। संस्कृत भाषा को पाणिनि जी ने जो व्याकरण पढ़ाया है, तो उसके आधार पर जो संस्कृत भाषा के सीधे शब्द हैं जिसको तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है, और वो ज्यों के त्यों आ गए, संस्कृत के भाषा के ही हम प्रयोग करने लगे हैं। तो जो ऐसे शब्द जो हैं, तो वो सीधे सीधे क्या है? आपके तत्सम शब्द हैं। लेकिन तत्वब शब्द किसे कहते हैं? लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, तत्सम शब्द वो हैं जो संस्कृत से सीधे के सीधे ले लिए गए और वैसे के वैसे ही आज तक लिखे जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, वही शब्द होते हैं, वो तो तत्सम हो गए। लेकिन इसी का दूसरा रूप, जब हम देखिए संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तत्वब हैं। तो देखिए, जो संस्कृत भाषा से तो आए लेकिन उसके बाद उनमें क्या हुआ? विकार हुआ। उनमें से शब्दों को तोड़ मरोड़ करके बनाया गया, कुछ शब्द हटा दिए, कुछ बनाए, क्या कहने लगे। तो शुद्ध भाषा में यदि कहा जाए आपको कि जो संस्कृत भाषा से शब्द आए थे, उनको जब तोड़ मरोड़ करके अलग बनाया गया शब्द और वो प्रचलन में आ गए, वो शब्द तत्भव हो गए। जैसे काम, देखिए कार्य है, सही शब्द होगा कार्य, लेकिन
हम उसको क्या बोलने लगे, काम। तो ये हमारा हो गया क्या, तत्भव। बरस, वर्ष होता है, साल होता है, वर्ष होता है जिसे बोलते हैं, लेकिन उनने बरस। तो ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे न लेकर के और उनका अर्थ बदल गया है, वो शब्द तत्भव की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद देखिए आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं। देखिए मैंने बताया भी था कि कुछ शब्द हमारे यहाँ ऐसे हैं जो आगत शब्द हैं। जैसे मैंने बताया ओ है, ये दिया था ओ, वर्णमाला में पढ़ाया था ओ, ये कैसा शब्द है, आगत शब्द है, जो दूसरी भाषा से लिए गए हैं। इसका अर्थ ये है कि जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं, जैसे कैंची। तो जो ये शब्द आए हुए हैं और हमारे, लेकिन हमारे यहां प्रचलन में है, तो इस तरीके से जो दूसरी भाषा से हमारे शब्द आए हैं उनको हम आगत शब्द या विदेशी शब्द कहते हैं। कैंची है, बटन है, कागज है, ये हमारे यहाँ के शब्द नहीं है, ये विदेशी शब्द हैं, दूसरी भाषाओं से लेकर के स्वीकार किए गए और हमारे यहाँ ये बोलने के प्रचलन में आ गए, इसलिए ये इनको विदेशी या आगत शब्दों की श्रेणी में रखते हैं। इनकी भी आपको मैं दूंगा, लिस्ट दूंगा पूरी बना करके कि देशज बताया नहीं, देशज शब्द कौन से हैं, विदेशज कौन से, संकर कौन से। फिलहाल आपको समझना है कि जो बाहर से आए हुए हैं, जो बाहर की भाषा से शब्द आए हुए हैं और हमने स्वीकार कर लिए हैं और अपने बोलने की प्रक्रिया में वो प्रचलन में है, तो ऐसे शब्द हमारे कैसे विदेश शब्द हैं। उसके बाद आइए देसी शब्द। अब देखिए वो विदेश से आए थे तो वो विदेशी शब्द हो गए, आगत शब्द हो गए। लेकिन जैसे जो शब्द देसी शब्द स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्दों को देसी शब्द कहते हैं। तो देखिए जो हमारे यहाँ की भाषा है और जो हमारे यहाँ की भाषा में बोलने में प्रचलन है, कौन कौन से शब्द हैं। जैसे हम कोई भी शब्द बोलते हैं, समझे। अब जैसे मैंने बताया था इसको चारपाई कहते हैं, लेकिन हमारी बोलने की भाषा में क्या है, खाट। तो खाट शब्द है तो वो हमारा देसी शब्द है, हमारे बोलने की उपभाषाओं में है, वो बोलने की प्रचलन में है। ढूंढना, भाई खोजना, किसी को खोजने की अपेक्षा क्या है, ढूंढना। तो उनको क्या है कि ये हमारे जो देसी है, देसी शब्द हैं। जापार, बापार। तो जो हमारे भाषा में, क्षेत्रीय भाषा की उपभाषाओं में जो हमारे प्रचलन में है वो देसी शब्द हैं। उसके बाद है संकर, संकर शब्द, संकर शब्द है। तो संकर शब्द को देखिए, आप देख सकते हैं संकर शब्द क्या होते हैं कि जो दो भाषाओं से मिलकर के और जो शब्द बना है, जो दो भाषाओं के मिश्रण से जो शब्द बना है वो हमारा क्या है, संकर शब्द है। तो संकर शब्द वो है जो दो भाषाएं से अलग मिलकर के और एक बना है शब्द। जैसे रेलगाड़ी, जैसे रेलगाड़ी। तो देखिए जो जिसमें रेलगाड़ी में जो रेल है वो अंग्रेजी शब्द है और जो गाड़ी है वो हमारा देसी शब्द है। तो देखिए अंग्रेजी शब्द और देसी शब्द से मिलकर के रेलगाड़ी बना, तो ये हमारा क्या हो गया, संकर शब्द, यानी मिश्रित शब्द। और उसी तरीके से जांच करता, तो जांच हमारा हिंदी का शब्द है और करता हमारा संस्कृत का शब्द है। तो ऐसे करके
हिंदी और संस्कृत के शब्दों से मिला करके ये बन गया, तो जांचकर्ता बन गया। तो इस तरीके से जो दो शब्दों के मेल से, दूसरी भाषाओं के दो शब्दों के मेल से जो शब्द बना है वो संकर शब्दों की श्रेणी में आता है। इसलिए अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये जो हमारे शब्द हैं तो वो इनकी रचना के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, या इनके भेद हैं। तो भेद कौन कौन से हैं मैं पढ़ाऊंगा, उनमें से ही भेद हैं, 8 भेद हैं, विकारी और अविकारी। तो 8 भेद हैं, उन्हीं में से पहले मैं आपको विकारी भेद की एक पढ़ा रहा हूं, 8 पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले उसमें पहला जो भेद है वो है संज्ञा। पहला भेद है वो है संज्ञा। तो संज्ञा को पढ़ाऊंगा मैं अभी आपको। देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। आप देख लीजिए, सीधा सीधा प्रश्न है कि आपको संज्ञा को समझना है। तो संज्ञा को समझने का एक सीधा सीधा बहुत माने चलो अच्छा सा एग्जाम्पल है कि आप आंखें बंद कर लीजिए और जैसे ही आंखें खोलते हैं, जैसे ही आंखें खोलेंगे तो जो चीज दिखाई दे रही है आपको, जो चीज भी दिखाई दे रही है वो क्या है, वो संज्ञा है। क्योंकि संज्ञा का सही अर्थ यह है कि नाम से, और ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको नाम से न जानते हो, और जिसका नाम है तो वो संज्ञा है। तो आपको ये सबसे पहले जानना है कि जो भी हमें दिखाई दे रही है और जिसका नाम है, तो वो दुनिया में कोई भी चीज हो वो हमारी क्या है, संज्ञा है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, देखिए मनुष्य है लेकिन उसका नाम भी है, भाई मनुष्य को मनुष्य ही तो कहेंगे। तो उसका नाम है, नाम है, किसी का कुछ नाम है, किसी का कुछ नाम है, तो इतने नाम दिए गए हैं, तो नाम है उसका तो क्या है, संज्ञा है। कुर्सी यदि वस्तु है और वस्तु के नाम है, कुर्सी है, मेज है, चारपाई है, ठीक है, जो भी है, मान चलो आपको मोबाइल है, मार्कर है, जो भी वस्तुएं हैं तो उनके नाम को भी हम, नाम है तो वो क्या है, संज्ञा है। उसके बाद स्थान में आता है, जैसे आगरा है, जितने शहर हैं, स्थान है, आप कहां पर हो, यदि आपसे फोन से पूछा जाए कि आप कहां पर हो अभी, तो जहां होगे जिस शहर का नाम ही तो लोगे, या जिस स्थान पर होगे कि अभी मैं कॉलेज में हूं, अभी मैं दिल्ली में हूं, अभी मैं आगरा में हूं, तो भाई नाम लिया आपने, नाम से पुकारा, तो इसलिए वो आपका स्थान है और वो आपका संज्ञा होगा। उसके बाद है, देखिए मूर्खता, ये भाववाचक है, यानी भाव है। आपको बुद्धिमत्ता, ये आप बताएंगे कि ये यदि कोई आदमी पागल जा रहा है और वो हरकतें पागल कर रहा है, उसने नहीं बताया कि मैं पागल हूं, लेकिन आप समझ गए उसका नाम है, मूर्ख है वो, मूर्खता है, या होशियार है वो। तो इस तरीके से यदि आपको देखेंगे तो भाव से पहचान लेंगे, भाव है तो नाम है, नाम है तो वो संज्ञा है आपकी। अच्छा, संज्ञा को फिर, संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 5। तो ये आपको 5 भेद हैं। उसमें पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए सारी मैंने बताया कि जितनी आंखें खोलोगे, बंद करके आंखें खोलोगे, जो चीज दिखाई देगी वो संज्ञा होगी। संज्ञा तो सब है लेकिन इनकी अलग अलग कैटेगरी है। तो इनको एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे गंगा, शीला,
सोनू, मोनू, यानी मनुष्यों में या किसी में पर्टिकुलरली जिसका नाम है। अब जैसे गंगा है, यदि वो गंगा किसी लड़की का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। अच्छा, और उसके बाद नदियां हैं, यदि नदियां आ रहा है तो वो जातिवाचक संज्ञा में होगा। लेकिन यदि गंगा नदी उसका नाम है, पर्टिकुलरली उसका क्या है, नाम है, यदि उसका नाम है तो वो व्यक्तिवाचक में ही आएगा। तो आप समझ लीजिए, जिसका निश्चित नाम है, जिसको नाम से ही पहचानते हैं हम, यदि शीला है आपके घर के आसपास, वो शीला को बुलाते हैं तो वो शीला ही आएगी, क्योंकि उसका नाम है उसी का। तो वो किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उसके बाद जातवाचक संज्ञा। देखिए, मैंने अभी बताया व्यक्तिवाचक, गंगा है, लड़की का नाम है, तो उसको बुलाएंगे तो क्या है, उसका पर्टिकुलर नाम है, लेकिन लड़की है। यदि बात हो जाए लड़की, इधर आओ मां, बहुत लड़कियां खड़ी हैं, तो कौन सी आएगी, समझ रहे हो। तो जो एक जाति की है, लड़कियां क्या है, वो पूरी जाति है, पर्टिकुलरली एक को नहीं कह सकते कि ये लड़कियां हैं या लड़की, मतलब पूरी जाति विशेष के लिए बात की गई है। लड़का है, लड़का क्या है, जाति है, लड़के क्या है, जाति है एक। इसी तरीके से गाय है, गाय कोई सी भी हो सकती है, लेकिन वो जातवाचक में ही आएगा। गाय है, भैंस है, तो इस तरीके से ये आपकी जातवाचक में ही आएंगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके बाद आपको ये समझ लेना है कि यदि किसी का, फिर बता रहा हूं कि यदि किसी का विशेष व्यक्तिगत नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, और उसका नाम नहीं है, सबके लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो जातवाचक संज्ञा में आएगा। इसके बाद है आपका समूहवाचक संज्ञा। अब देख लीजिए, तो जैसे ही आप बात करेंगे समूहवाचक संज्ञा में, तो समूहवाचक संज्ञा में सेना, सभा, कक्षा। तो देखिए, जब हम कहीं पर जो बहुत सारे लोगों का समूह हो, जो हमें ये बोध कराता हो कि यहां बहुत से लोग रहते हैं, बहुत से लोग हैं, समूह है। कक्षा एक बच्चे की तो होती नहीं है, वहां पे सभी बच्चे, लड़के लड़कियां सभी बच्चे कक्षा में होते हैं। तो यदि किसी बहुत से दल का, जैसे वहां इकट्ठे लोगों का यदि समूह है, तो वो समूह का बोध कराता है, तो आपका समूहवाचक संज्ञा हो गई। सेना है, सेना में बहुत सारे लोग हैं, उसको पूरे जितने भी होते हैं उनको सेना कहा जाता है। सारे जवान होते हैं, उनको सभी को सेना में ही कहा जाता है। तो जो हमारा सेना है, क्या एक समूह को बोध करा रहा है। सेना हमारा किसको बोध करा रहा है, समूह को बोध करा रहा है। जब वो समूह को बोध कराता है तो हमारी समूहवाचक संज्ञा होगी। उसके बाद है सभा। देखिए, सभा में भीड़ बहुत थी, तो या सभा में भीड़ कम थी, तो भीड़ तो थी, वहां एक समूह तो था, तो यह हमें बोध करा रहा है कि बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे। तो जब बहुत से लोग इकट्ठे हैं, उनको हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। उसके बाद आता है द्रव्यवाचक। देखो, द्रव्य और द्रव में अंतर है। द्रव तरल पदार्थ होता है, लेकिन द्रव्य में सभी वस्तुएं आती हैं, चाहे वो तरल हो या ठोस हो, उनमें द्रव्य में सारी वस्तुएं आती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे घी है, सोना, चांदी, पीतल, तो जो भी वस्तुएं हैं, तो जो वस्तुएं आती हैं, यदि वस्तुएं उसमें दिखाई, माने चलो आपको पता है कि ये क्या है, वस्तुएं हैं, उनके नाम हैं। पीतल है, उसका नाम है, चांदी है, सोना है तो द्रव्य, लेकिन उनके भी क्या है, नाम है। यदि आपसे कहा जाएगा सोना ले आओ, क्या करोगे, सोने के, सुनार के ही पास तो जाओगे, चांदी के लिए जाओगे उनके पास,
तो जो खरीद कर लाओगे वो क्या होगा? द्रव्य, यानी पदार्थ होंगे वो। तो इसलिए इनको द्रव्यवाचक संज्ञा ही कहा जाता है। सोने का मतलब ऐसा थोड़ी नहीं सो गए जाके, आपने सोच लिया सो गए जाके है। तो आपको यदि द्रव्य का ज्ञान हो रहा है, बोध हो रहा है, जिस पदार्थों का बोध हो रहा है उनके नाम है, मैंने बताया नाम है तो वो संज्ञा है, तो इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होती है कि महसूस की जाती है। आप देख रहे होंगे अच्छाई, यदि कोई व्यक्ति है और वो बहुत अच्छा है, आपकी नजर में वो लगता है कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो उसकी क्या होगी? अच्छाई। तो उसका क्या आएगा? भाववाचक संज्ञा। और यदि बुराई होगी तो फिर भी आप कहोगे कि बहुत गलत इंसान है, तो उसकी बुराई हो रही है, और बुराई हो रही है तो वो किस में आएगी? भाववाचक संज्ञा में। ठीक है। मिठास, आपके बोलने में भी मिठास है, तो वो किस में आएगी? भाववाचक में। वीरता, सेना में गए, यदि सेना है तो समूहवाचक संज्ञा में है, लेकिन सेना में गए और एक बहुत अच्छी उसने वीरता दिखाई, वो पीछे नहीं हटा और दुश्मनों से वो बराबर लड़ता रहा। जब बराबर वो लड़ता रहा तो उसने क्या हुआ? वीरता दिखाई। तो ये किस में आएगा? भाववाचक संज्ञा में आएगा। बच्चों में बताना चाहूंगा, कहीं कहीं बहुत कंफ्यूज वाले क्वेश्चन आते हैं। सबसे बड़ा ध्यान यहां देना है कि हमें लगता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। जो हमें लगेगा कि ये पर्टिकुलरली कौन सी संज्ञा है, लेकिन वो होती नहीं है, वो दूसरी संज्ञा होती है। तो यहां बहुत ध्यान से आपको देखना है। मैं इतना समझाऊंगा। देखिए, जब हम देखते हैं, हमें बताया जाता है आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी है। देखिए, हरिश्चंद्र एक बहुत अच्छे ईमानदार दानी राजा थे, तो आज हमारे युग में हरिश्चंद्रों की कमी है। आप सोचोगे कि सर ने बताया था कि यदि नाम आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। नाम आया है लेकिन एक जात विशेष के लिए आया। यहां हरिश्चंद्रों की कमी है, लेकिन वो हरिश्चंद्र एक व्यक्तिगत थे, राजा थे, राजा हरिश्चंद्र थे, लेकिन यहां पे एक पर्टिकुलरली जातिवाचक संज्ञा के लिए कहा गया। यहां हरिश्चंद्रों की कमी है, या बहुत से लोग होने चाहिए, एक जात विशेष के लिए यहां पे दिखाया गया है, इसलिए ये जातवाचक संज्ञा में आएगी। बच्चों, ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। देश को हानि जयचंदों से है। आपने देखा कि जयचंद नाम है, महाभारत में हमने पढ़ा था, तो जयचंद नाम है, लेकिन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन नहीं बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है, यहां पे जयचंदों को या विशेष उस जयचंद से नहीं कहा गया है। यहां पर चीर हरण वाले यहां बहुत से हैं, वो जयचंद की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इनको एक जातवाचक संज्ञा में रखा गया है। यदि ये आ जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातवाचक संज्ञा में है। ये व्यक्ति नाम जरूर है, लेकिन इनका बोध हमें एक व्यक्ति से नहीं हो रहा है, एक जाति से हो रहा है, इसलिए ये जातवाचक संज्ञा में जाएगा। उसके बाद गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को लिखा। बच्चों में बताना चाहूंगा कि अब यहां पर जातवाचक से व्यक्तिवाचक में कैसे है। वहां पर व्यक्तिवाचक से जातवाचक में था, और यहां पर व्यक्तिवाचक से जाति। गोस्वामी क्या है? जाति है। आप कहोगे गोस्वामी तो जाति है, तो निश्चित बात है कि ये जातवाचक संज्ञा होगी। लेकिन बच्चों, यहां पर इंडिकेशन कर रहा है कि गोस्वामी जी कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए बात की जा रही है, क्योंकि रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, इसलिए यहां पर बात की जा रही है
गोस्वामी तुलसीदास जी की, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जी तो जात होती है, आप सोचोगे कि ये जातवाचक संज्ञा होगी, लेकिन बच्चों पहले प्रधानमंत्री थे। किनके लिए बात हो रही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए बात हो रही है। देश के वो पहले प्रधानमंत्री थे, स्वतंत्र भारत के वो पहले प्रधानमंत्री थे। तो पर्टिकुलरली किनके लिए बात जा रही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए, इसलिए ये व्यक्तिवाचक की श्रेणी में आएगी। यहां कंफ्यूजन है बेटा, आपको बहुत अच्छी तरीके से बच्चों समझना है कि हमें कतई कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पर पर्टिकुलरली गोस्वामी जी है तो गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए बात हो रही है। रामचरितमानस उन्होंने लिखा तो व्यक्तिवाचक है, और उसके बाद पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए बात हो रही है, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक में आएंगे। उसके बाद देखिए द्रव्यवाचक, जैसे वहां तेल बिकता है, और तेल क्या है हमारा? द्रव्यवाचक है। तो आप समझिए, शब्दों के कहने का अर्थ समझिए। यदि वहां तेल बिकता है तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा ही होगी, लेकिन वहां कई प्रकार का तेल बिकते हैं, वहां कई प्रकार के तेल बिकते हैं। वहां पे अकेला वहां तेल बिकता है, हम स्पेलर पर जाते हैं, सरसों का तेल मिलता है वह, तो हम जाकर के सरसों का तेल ले आए और वो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगा। लेकिन जैसे ही वहां कई प्रकार के तेल बिकते हैं, बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि वो कई बहुवचन है, ये हमारा एक वचन है, वहां तेल बिकता है। यहां हमें विशेष ध्यान रखना है, यदि हमारा ये एक वचन है तो एक वचन वाला हमारा निश्चित बात है कि आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। लेकिन जैसे ही आप गए वहां कई प्रकार के तेल बिकते हैं, बच्चों ये बहुवचन में हो जाएगा, तो बहुवचन जहां होगा वहां पर क्या होगा? जातवाचक संज्ञा होगी। आप ध्यान रखिए कि यदि कोई चीज बहुवचन में बताई जा रही है तो वहां जातवाचक संज्ञा होगी, और वो एक वचन में बताई जा रही है तो वो द्रव्यवाचक ही संज्ञा होगी। उसके बाद आइए देखिए, सेना युद्ध के लिए तैयार है। सेना हमारी कैसी है? समूहवाचक है। सेना हमारी समूहवाचक संज्ञा है, तो सेना हमारी युद्ध के लिए तैयार है, तो हमारा ये क्या होगा? एक वचन। जब एक वचन होगा तो हमारा सीधा सीधा क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि सेना के लिए बात हो रही है। तो सेना युद्ध के लिए तैयार है, तो सेना एक वचन है, तो एक वचन के लिए बात हो रही है, तो वहां पे हमारा समूहवाचक संज्ञा होगी। लेकिन जैसे ही वहां सेनाओं में मुठभेड़ हुई, सेनाओं में मुठभेड़ हुई, तो जैसे ही बहुवचन में बदला तो हमारी जातवाचक संज्ञा हो जाएगी। बच्चों ये बहुत ध्यान रखना है कि जैसे ही वहां मुठभेड़ हुई तो यहां पर क्या हो जाएगा? जातवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद देखिए, उसकी चोरी पकड़ी गई। भाई चोरी पकड़ी गई, कैसा नेचर है उसका, भाव कैसा है? तो ये भाववाचक संज्ञा में आएगा। उसकी चोरी पकड़ी गई, क्योंकि पर्टिकुलरली एक के लिए बोला गया कि जिसने चोरी की या जिसके यहां चोरी हुई उसकी चोरी पकड़ी गई। जिसने चोरी की वो चोर पकड़ा गया, उसकी चोरी पकड़ी गई। वहां कैसा है? एक वचन है, तो हमारा सीधा भाववाचक में ही जाएगा, वो हमारी भाववाचक ही संज्ञा होगी। लेकिन जैसे ही उस इलाके में कई चोरियां हुई, उस इलाके में कई चोरियां हुई, तो इस तरीके से ये हमारा जातवाचक संज्ञा में जाएगा। तो मैं बच्चों बताया है, पुनः फिर मैं बताऊंगा आपको कि आपको विशेष ध्यान रखना है कि यदि
हरिश्चंद्रों की कमी है, नाम भले ही है लेकिन वो जाति को एक इंडिकेशन कर रहे हैं, इसलिए जातवाचक ही संज्ञा होगी। जयद्रथों का नाम, जयचंदों का नाम जरूर है लेकिन उनका व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगी। और इसी तरीके से मैंने जो बताया है, आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आएंगे।